नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बल गतिकी और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम और वेग नियम में अंतर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे कि अभिक्रियाओं के जो वेग नियम हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसे कहते हैं। और ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। हेडिंग डालिए द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। देखो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये है कि स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या इसे कहते हैं वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसमें भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों, अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये नियम गुल्डबर्ग और बागे वैज्ञानिक ने दिया था। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो उसमें भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। देखो इसको इस तरीके से अभिक्रिया के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये अभिक्रिया है ए प्लस बी और इनसे उत्पाद बनता है। ए प्लस बी अभिकारक है और इससे क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार इस अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर होती है वो समानुपाती होगी ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान। यह समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो इसको लिखेंगे अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बराबर के ए का सक्रिय द्रव्यमान बी का सक्रिय द्रव्यमान। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से इस अभिक्रिया के वेग को इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लो हम यहाँ पर इसी अभिक्रिया को दूसरे रूप में देखते हैं। मान लीजिए इस अभिक्रिया में ए के ए मोल और बी के बी मोल भाग ले रहे हैं और ये आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद। तो इस द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार जो अभिक्रिया की दर होगी वो समानुपाती होगी ए जो अभिकारक है ना, ए की अभिकारक की सांद्रता की ए घात के समानुपाती। जितने जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उसको घात के रूप में लिखते हैं, इसके ए घात के समानुपाती और बी की सक्रिय द्रव्यमान के इसके ए घात के समानुपाती और बी की सांद्रता, मोलर सांद्रता की स्मॉल बी घात के समानुपाती होती है। ये जो समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो दर बराबर होगी के
ए की पावर ए बी की पावर बी। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया की समीकरण देखकर ही अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिक्रिया के वेग की समीकरण हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग किस तरीके से लिखा जाता है। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो यहाँ पर ये जो k है, k जो है ये एक स्थिरांक है। k क्या है? एक स्थिरांक है जिसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। देखो वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी? वेग स्थिरांक की परिभाषा होगी, देखो अगर हम ये जो अभिकारक है इनकी सांद्रता को इकाई मान ले, है ना, अभिकारकों की सांद्रता को इकाई मान ले तो ये हो जाएगा एक हो जाएगा, एक कुल मिलाकर मल्टीप्लाई करने पर तो k बराबर अभिक्रिया के दर के बराबर हो जाएगा। यानी कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बराबर कहीं के हो जाएगा? अभिक्रिया के दर के बराबर हो जाएगा। तो वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी कि लिखो अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर अभिक्रिया की दर को ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, है ना, या इसे विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया दर, जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक होती है तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो दर ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाती है। देखो वेग स्थिरांक के बारे में दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो जो वेग स्थिरांक होता है इसके बारे में दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो जैसे जो वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक का जो मान ये k के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। वेग स्थिरांक का मान क्या? सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, ताप बढ़ाने पर, जब ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक k का मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक k का मान बढ़ जाता है। वेग स्थिरांक का मान जितना अधिक होता है अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। वेग स्थिरांक k का मान अधिक होने पर क्या होती है? अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है ना। और स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान जो होता है वो निश्चित होता है और भिन्न भिन्न तापों पर किसी ताप पर भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक k का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और इसके साथ साथ जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक जो होता है वो वेग स्थिरांक k के मान को बढ़ा देता है जिससे अभिक्रिया जो है वो तेजी से होती है। तो वेग स्थिरांक के बारे में ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो मैंने अभी आपको बताया द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से हमने इस समीकरण का जो है दर लिख दी, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है, द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम है ये एक सैद्धांतिक नियम है। द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम है ये एक सैद्धांतिक नियम है। इस नियम के द्वारा जो अभिक्रिया का वेग हम लिखते हैं वो केवल एक सैद्धांतिक वेग होता है, जबकि जो वेग नियम होता है, अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है? ये तो केवल एक सैद्धांतिक नियम है ना।
इसके द्वारा अभिक्रिया का जो वेग लिखते हैं वो सैद्धांतिक वेग होता है ना, केवल एक कैलकुलेशन होती है। और जो वेग नियम होता है, वेग नियम जो होता है ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो, वेग नियम प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान लो, देखो ये समीकरण है, मान लीजिए ये वाली समीकरण है। मान लो प्रयोग द्वारा ये पता चलता है, प्रयोग द्वारा मान लीजिए ये पता चलता है प्रयोग द्वारा, देखो जो वेग नियम होता है ये प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान लो प्रयोग द्वारा ये पता चलता है कि ये जो अभिक्रिया है इसकी जो दर है, अभिक्रिया की दर जो है वो, ये जो अभिकारक A है इसकी सांद्रता के मान लो x घात के समानुपाती है, और ये जो अभिकारक B है इसकी सांद्रता के y घात के समानुपाती होती है। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, है ना, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग, या इसे बोलेंगे अभिक्रिया की दर बराबर होगा, इसकी जगह समानुपाती चिन्ह की जगह स्थिरांक रखेंगे कि A की पावर x B की पावर y। देखो यहाँ पर देखो वेग नियम, जो वेग नियम है ये प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो प्रयोग द्वारा ये पता चला कि ये जो अभिक्रिया है इसका वेग, ये जो अभिकारक ये है ना, इसकी सांद्रता के x घात के समानुपाती है, और B की सांद्रता की y घात के, जो x और y है इनका मान जो है वो प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। तो जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है केवल एक सैद्धांतिक नियम है, जबकि जो वेग नियम होता है, वेग नियम प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। इसको देखो और इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको और इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए प्रयोग द्वारा, मान लीजिए हमें प्रयोग द्वारा ये पता चलता है कि ये जो अभिक्रिया है इसकी जो दर है, प्रयोग द्वारा मान लीजिए हमें ये पता चलता है कि अभिक्रिया की दर, ये जो अभिकारक ये है इसकी सांद्रता पर तो वो निर्भर नहीं करती, है ना, सांद्रता की 0 घात के समानुपाती होती है। अभिक्रिया की दर A B से प्रोडक्ट बनना है, और इस अभिक्रिया की जो दर है वो A की सांद्रता पर तो निर्भर नहीं करती, और B की सांद्रता के मान लीजिए ये द्वितीय घात के समानुपाती होती है। तो उस स्थिति में अभिक्रिया की जो दर होगी वो बराबर होगी कि A की पावर 0 B की पावर 2, है ना, A की पावर 0। तो ये मतलब उस स्थिति में जब जो अभिकारक A की सांद्रता है उस पर तो अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, जबकि जो B है उसकी सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की दर को इस व्यंजक के द्वारा, इस समीकरण के द्वारा लिखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने आपको बताया कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम और जो वेग नियम होता है इसमें क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम तो केवल एक सैद्धांतिक नियम है, इसके द्वारा सैद्धांतिक वेग प्राप्त होता है, जबकि जो वेग नियम होता है ये प्रयोग द्वारा निर्धारित करता है, प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये अभिक्रिया के वेग में और जो अभिकारकों की सांद्रता है उसके बीच में संबंध को ये प्रदर्शित करता है। अब देखो कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको और समझते हैं। मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, कुछ उदाहरण दिख रहा हूँ जिसका वेग नियम आपको हम लिख करके बताते हैं कैसे लिखते हैं। देखो मान लो ये अभिक्रिया है, मान लीजिए ये अभिक्रिया है 2NO प्लस O2
2NO + O2 2NO2, ये अभिक्रिया है। और हमें इस अभिक्रिया का वेग नियम लिखना है। और साथ में ये दिया हुआ है कि जब O2 की सांद्रता स्थिर रहती है, O2 की सांद्रता स्थिर, जब O2 की सांद्रता स्थिर रख करके NO की सांद्रता को दुगना किया जाता है, NO की सांद्रता क्या करी जाती है, सांद्रता दुगनी की जाती है, तो अभिक्रिया का वेग जो है वो 4 गुना हो जाता है ना। एक तो ये चीज दी हुई है। एक ये दिया हुआ है कि NO की सांद्रता जब स्थिर रखते हैं, NO की सांद्रता स्थिर रखकर जब O2 की सांद्रता दुगनी करते हैं, O2 की सांद्रता दुगनी करते हैं तो वेग भी दुगना हो जाता है। तो वेग क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। देखो ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है कि इस अभिक्रिया के लिए O2 की सांद्रता स्थिर रख करके जब हम NO की सांद्रता को दुगना करते हैं तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इसी प्रकार से NO की सांद्रता को स्थिर रख करके जब O2 की सांद्रता को डबल करते हैं तो अभिक्रिया का वेग डबल हो जाता है। तो ये दिया हुआ है। तो अब ये प्रयोग द्वारा निर्धारित है। तो अब इसका वेग नियम किस प्रकार से लिखते हैं, देखो वेग नियम इस तरीके से लिखेंगे, इस अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होगा। देखो जब NO की सांद्रता स्थिर होती है, NO की सांद्रता स्थिर होती है, O2 की सांद्रता डबल होगी तो अभिक्रिया का वेग डबल हो गया। यानी कि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो O की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है ना। क्योंकि वेग जब डबल करते हैं तो सांद्रता O2 की सांद्रता को जब डबल करते हैं तो वेग क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो O2 के सापेक्ष तो अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से लिखेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से फिर दिया है कि O2 की सांद्रता स्थिर रख करके, इस O2 की सांद्रता को स्थिर रख करके जब NO की सांद्रता को डबल करते हैं तो वेग 4 गुना हो जाता है। तो यानी कि इस अभिक्रिया का जो वेग है ना, NO के सापेक्ष जब सांद्रता को डबल करते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है ना, NO की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है ना। तो डबल करेंगे 2 दूनी 4 है ना। तो ये हो गया। यहाँ पे समानुपाती चिन्ह की जगह जो है वेग स्थिरांक लिखेंगे। तो वेग बराबर हो जाएगा कि O2 की पावर 1 NO की पावर 2 है ना। देखो जो अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है ना, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से तो समीकरण देखकर ही हम अभिक्रिया का वेग लिख देते हैं, लेकिन जो अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है वो प्रयोग द्वारा स्थापित किया जाता है। प्रयोग द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर उसको लिखा जाता है। देखो इसमें ये दिया कि O2 की सांद्रता स्थिर रख करके NO की सांद्रता दूनी करे तो वेग 4 गुना हो जाता है। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है ना, NO की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। ऐसे ही दिया कि NO की सांद्रता स्थिर रख करके जब O2 की सांद्रता को डबल करते हैं तो वेग दुगना हो जाता है ना। तो यानी कि अभिक्रिया का वेग O2 की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा इस अभिक्रिया का वेग नियम। ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, इसी प्रकार से और दूसरे उदाहरण हम देखते हैं। देखो जैसे
ये अभिक्रिया है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। देखो CH3 COOC2H5 ये होता है एथिल एसीटेट, है ना। एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो जल अपघटन से ये बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH। और देखो इसका जो वेग नियम है वो किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखो प्रयोग द्वारा ये पता चला है कि ये जो अभिक्रिया है इसकी दर H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ना H2SO4 की सांद्रता पर निर्भर करती, है ना। केवल इसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो यानी कि इस अभिक्रिया की जो दर है, देखो प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर, मतलब प्रयोगों के आधार पर इस अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती होती है केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती, जबकि ये H2O की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, है ना। या जो अभिक्रिया की जो दर है, या दर की जगह वेग लिखेंगे बराबर के एथिल एसीटेट की, या तो इसको ऐसे लिखो या इसकी प्रथम घात लगा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या ऐसे लिख सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का जो वेग नियम होगा वो ये होगा, है ना। इसी प्रकार से देखो अगर हम यहाँ पे NaOH ले, यहाँ पर हम ले NaOH, तो ये अभिक्रिया होती है, एक तो बनता है ये सोडियम एसीटेट CH3COONA, और ये बनता है C2H5OH। देखो प्रयोग द्वारा ये ज्ञात है कि ये जो अभिक्रिया है इसकी जो दर है वो इस एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कि अभिक्रिया की दर जो है ना वो समानुपाती होती है इसकी सांद्रता के और NaOH की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो ये हो जाएगा दर बराबर के NaOH। तो ये हो जाएगा इस अभिक्रिया का वेग नियम ये हो जाएगा। और वेग नियम मैंने आपको बताया कि ये प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाता है। देखो इसी प्रकार से ये अभिक्रिया और देखिए ये अभिक्रिया और देखिए CHCl3 प्लस Cl2, इससे बनता है CCl4 प्लस HCl, ये बनता है। देखो प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर, मतलब एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो है इस अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बराबर होती है CHCl3 की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है और Cl2 की सांद्रता के हाफ घात के समानुपाती होती है। तो इस अभिक्रिया का वेग नियम ये है। वेग नियम क्या प्रयोग द्वारा स्थापित किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो मैंने आपको बताया कि
द्रव अनुपाती क्रिया का नियम होता है, ये केवल एक सैद्धांतिक नियम होता है। समीकरण देख करके हम उसकी सहायता से अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं, जबकि जो वेग नियम व्यंजक होता है ये प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।